आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसलिए कि इंडिपेंडेंट आवाज़ें कम रह गई हैं पाकिस्तान में, तो आपके ताउन की हमें ज़रूरत है और सपोर्ट करें, आवाज़ बने। और ये जो जंग है जो हम अकेले लड़ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। राजा साहब, हैविंग सेड दैट, आज काफ़ी सारी खबरें हैं और बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर एक हमें फॉल्ट लाइन नज़र आ रही है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें, इसे एक इकट्ठ कहें, वट एवर यू कॉल इट, ये आज केपी के हाउस में मीडिया से इंटरेक्शन भी होगी और उससे पहले कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया गया है। कुछ कायदीन इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने राय साहब दो इस वक्त इशूज़ हैं, खान साहब की सेहत और 8 फरवरी से पहले क्या आपने कॉल देनी है या नहीं देनी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक प्रेशर है। जब मैं तहरीक इंसाफ कहता हूं तो कायदीन जो इस वक्त लीड कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर है। और इसके अलावा कासिम खान की एक ट्वीट है, अलीमा खान आज आबदीदा हुई और बहुत तकलीफ़ हुई है राय साहब मुझे तो वो वीडियो देखकर। और जो उन्होंने बातें कही हैं, यकीनन इन प्रॉक्सिस के मुर्दा ज़मीरों को जगाने के लिए ये गुफ्तगू काफ़ी है। और पाकिस्तान की आवाम को पता चल रहा है कि मीर जाफ़र कौन है, मीर सादिक कौन है, और पार्टी में गद्दारों की पहचान वो खुद कराते फिर रहे हैं। और राय साहब, हम भी ज़रा शनाख्त परेड करवाएंगे इन गद्दारों की आज के इस डिश के अंदर। और फिर मरीम नवाज़ ने जो बात की है ना कि शऊर से पेट नहीं भरता, ये शऊर से पेट भरना और इससे उनकी क्या मुराद है, और वो जो जहाज़ जिस पे सफ़र करती हैं राय साहब, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर 8 फरवरी से पहले पंजाब की सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा एहतजाज करने जा रही है और बाकी सूबों में क्या इंतज़ामात हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। राय साहब, मेरे लिए और आज पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्त हमारे जो हमारे ही कबीले से हैं या हमारे हम ख्याल हैं और जो हमारे साथ काफ़ी सालों से 4-5 साल तो राय साहब हमें हो गए हैं दो टोक करते हुए, यकीनन उन्हें भी तकलीफ़ हुई होगी जब एक ऐसी खातून रोस्टम पर खड़ी होकर अपने मुखालफिन को ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाती है बल्कि पाकिस्तान में उसने अपना ही एक नज़रिया जो है कौम के सामने जो रखा। और वो नज़रिया क्या है कि शऊर से पेट नहीं भरता। राजा साहब, तारीख़ में तो मेरा ख्याल है कि ये जुमला हमेशा के लिए अब जिंदा हो गया होगा और तारीख़ में हमेशा ये जुमला जो है वो याद रखा जाएगा कि एक लीडर, फॉर्म 47 के लीडर, जिसने कहा था कि शऊर से पेट नहीं भरता। अच्छा, ये गुफ्तगू सुनने पहले वो जो बातें कर रही हैं, फिर इस पर मैं चाहूँगा कि आपसे इनसाइड स्टोरी भी लें। आपने नून लीग को बहुत करीब से देखा है, कवर किया है और आप बहुत डिटेल्ड हमें इनके हालात बता सकते हैं। मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि केपी हुकूमत ने हमसे सुथरा पंजाब का मॉडल मांगा है जो हमने दे दिया है। मैं भी यही मॉडल पेश करने के लिए ब्राज़ील गई थी, सैर करने नहीं गई थी। तुम अगर दुनिया के किसी मुल्क में जाओ तो क्या कहोगे, लोगों को शऊर दिया? जो लोग हर वक्त सियासी नारे लगाते थे, जनूबी पंजाब के बारे में कहते थे कि इसको कुछ नहीं मिला, तो उनका झूठ ग्रीन बस ने अपने टायरों के नीचे दफन कर दिया। अब से 15 बसें हैं, लेकिन जब तक राजनपुर के हर रूट पर बस नहीं चलेगी आराम से नहीं बैठूंगी। केपी में आवाम जब हुकूमत से सस्ती रोटी होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं कि हमने आपको शऊर दिया। मुझे बताओ कि क्या शऊर से किसी का पेट भरता है? शऊर पर बैठकर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओगे? शऊर से लोग रोज़गार कमाएंगे? पंजाब का कोई चप्पा ऐसा नहीं जहां तरक्याती काम ना हो रहा हो, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग वज़ाला से सवाल कर रहे हैं। राजा साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं चाहूँगा इस पर बात करें, ये तकरीरें कौन लिखता है मरियम की? वो साइंसदान तो ज़रा हमें बताएं उसका नाम जिसने ये तकरीरें मरियम को लिख कर दी हैं। आपको याद है कि एक वीडियो जब ये कैंपेन इलेक्शन से पहले कर रही थी और खान साहब जेल में थे, तो इन्होंने अपनी एक वीडियो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो वायरल करवाई, जिसमें ये स्टेज पे बैठी हुई और अपनी तकरीर जो है वो खुद लिख रही थी। तो बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये किसी से नहीं लिखवाती, ये खुद लिखती हैं। लेकिन आज अगर इनका खुद का ये जुमला है कि शऊर से पेट नहीं भरता, तो राय साहब मेरा ख्याल है कि इन्हें इमरान खान से और पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देखें आशमी साहब, मरीम नवाज़ की तकरीरें कौन लिखता है
ये भी बताते हैं। और मरियम नवाज़ को जिसने ये तकरीर या ये जुमला लिख कर दिया, मरियम नवाज़ को चाहिए कि एज़ चीफ मिनिस्टर, बेशक वो जाली फार्म 47 वाली चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको चाहिए कि उस शख्स को और उस राइटर को कान पकड़वा दें। और कान भी थोड़ी बहुत देर ना पकड़वाएं, वो उन कम से कम जो है ना 8-10 घंटे उनको कान पकड़वाएं, बल्कि एक दौर रख दें, भारी सी कोई चीज रख दें। एक दौर तो आपको याद होगा कि जब कान पकड़ने का रवायती तरीका ये होता था कि मुर्गा बनवा के कान पकड़वाएं। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि इसके ऊपर जिसने ये लिख के दिया है मरियम नवाज़ को फिक्रा, उनको मुर्गा बना के उनसे कान पकड़वाएं। अच्छा, अब मैं तो ये भी बताता हूँ कि इनकी तकरीरें कौन लिखता है, लेकिन जो शऊर के मुतल्लिक मरियम नवाज़ ने बात की, तो हाशमी साहब बहुत गहराई में नहीं जाते, लेकिन सिर्फ 6-7 जो ज़ुबान ज़द आम कोट्स हैं बहुत बड़े बड़े स्कॉलर के, जिनके इज्तमाही शऊर की वजह से लोगों ने, माशरे ने, तहजीबों ने तरक्की की, सिर्फ उनके 2-4 कोट जो है ये मैं अपने व्यूअर्स के सामने रख देता हूँ। मिसाल के तौर पर अरस्तू, अब उनका एक कोट था जिसका लुब्बे लुबाब मैं उर्दू में बता देता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। वो ये था कि ज़िंदगी की असल कदर महज जिंदा रहने में नहीं, बल्कि शऊर और गौर फिक्र की ताकत में है। ये किसका कोट था? अरस्तू का। फिर उसके बाद अफलातून, जो कि अरस्तू के उस्ताद थे, उनका क्या कोट था? वो ये कहते हैं कि इल्म ही आगाही को जन्म देता है, जो इंसानी तरक्की की बुनियाद है। और ये अरस्तू के उस्ताद थे अफलातून। फिर उसके बाद सुकरात, वो क्या कहते हैं कि बग़ैर खुद शनासी के ज़िंदगी जीने के लायक नहीं है, यानी शऊर के बग़ैर ज़िंदगी जीने के लायक नहीं है। और शऊर और तरक्की का जो सफ़र है ये खुद शनासी से शुरू होता है। और ये जो सुकरात हैं, इनके मुतल्लिक सबको पता है कि ये इनको फ़लसफ़े का बाप कहा जाता है, फ़लसफ़े का मुअज्जिद कहा जाता है। फिर जो अजीम तरीन चाइनीज़ स्कॉलर थे जिन्होंने अखलाकियात के मुतल्लिक उनके जो कोट्स हैं वो बड़े मारूफ हैं, कन्फ्यूशियस, तो उनका क्या कहना था कि हकीकी इल्म अपनी जहालत की हद को जानता है और शऊर जो है हदूद की पहचान से फैलता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह जो मार्कस, जो एक बहुत बड़े रोम के अपने ज़माने के फ़लसफ़ी बादशाह थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा अख्तियार तुम्हारे जहन पर है, हालात पर नहीं। इसे समझो तो ताकत मिलेगी, अंदरूनी शऊर ही ताकत देता है। अच्छा चले, ये तो बहुत बड़े बड़े फ़लसफ़ी थे, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है जो कि बार बार बताया गया कि इंसान जो है ये बाकी जानदारों से इसलिए मुमताज़ है कि इसके पास अक्ल व शऊर है। मिसाल के तौर पर ये हज़ारों साल का जो इज्तमाही शऊर था, इसकी वजह से इंसान ने इंतज़ामी इदारे बनाने शुरू किए, इसकी वजह से इंसान ने मालियाती इदारे बनाने शुरू किए, इसकी वजह से इंसान ने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को एक मुनज़्ज़म शक्ल दी और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ी। क्या आपने आज तक देखा है कि जिस तरीके से इंसानों की तहज़ीब ने और माशरत ने तरक्की की, तो इसी तरह करोड़ों साल से, लाखों करोड़ों साल से जो जानवरों की अनवाअ इक़साम इंसानों के साथ हैं, क्या उनकी तहज़ीब ने, उनकी माशरत ने तरक्की की है? नहीं। यानी शेर, चीते, रीछ, बिल्लियाँ, चूहे, ये आज से लाखों साल पहले या जब भी इनका इर्तिकाई अमल शुरू हुआ, ये इनकी माशरत में कोई तब्दीली नहीं आई, ये वैसे कि वैसे हैं। इंसान के पास चूँकि अक्ल व शऊर कुदरत ने दिया, तो उसकी वजह से इंसान जो है ये बाकी जो जानदार हैं, जिनको हम जानवर कहते हैं, उनसे मुमताज़ करार पाता है। तो इसलिए ये एक बड़ी मौज़िक़ा ख़ेज़ किस्म की बात की है मरियम नवाज़ ने। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको चाहिए कि वो स्क्रिप्ट राइटर को कान पकड़वा दें। अब आपने पूछा कि उनकी तकरीरें कौन लिखता है। एक तो उनकी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट तकरीरें हैं, ये लिखते थे परवेज़ रशीद। परवेज़ रशीद इनको नोट्स भी बना के देते थे कि आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ ये नारे लगवाने हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की वाइब पैदा करनी है और फ़ौज के ख़िलाफ़ आपने किस किस्म के अल्फाज बोलने हैं। अब परवेज़ रशीद जो है, बहरहाल
एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीरें तो लिखते थे, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि परवेज़ रशीद ने उनको ये अल्फाज भी लिख के दिए होंगे कि जो कुछ उन्होंने शऊर के मुतल्लिक कहा। बल्कि हम जो हैं आम ज़ुबान में दोस्त यार या गली मोहल्ले में जब कोई दोस्त यार कोई बहुत ही फजूल गैर मंतकी जिसके अंदर कोई दलील ना हो इस तरह की बात कर देते हैं तो हम कहते हैं एडा तू अरस्तू। तो मरियम नवाज़ तो चूँकि खातून है, उनका एहतराम है, तो उनको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एडा तू अरस्तू, लेकिन आम तौर पर इस किस्म की कोई बात करे तो उसका मतलब यही कहा जाता है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि हमने आज जो गुफ्तगू की है साहब पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान की आवाम का इन्होंने हाल किया, तालीम का हाल किया, लोगों में जो शऊर है उनके साथ तो हम कनेक्ट कर सकेंगे, लेकिन इनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से शायद हम कनेक्ट ना कर सकें। इतनी मुश्किल बातें जो आपने आज कही हैं, बट एक उम्मीद ज़रूर कायम है। आज अलीमा खान की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने खान साहब के हवाले से बात की है। राय साहब, गुफ्तगू क्या है वो भी पहले अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करते हैं, फिर इसके साथ जो सवालात जुड़े हुए हैं तहरीक इंसाफ के लिए और क़यादत के लिए, इसका जवाब भी ढूंढेंगे। सवाल ये है, अलीमा खान कहती हैं कि आपके घर वाले या बच्चे की आंख को कुछ होगा तो आप कहाँ जाएंगे? आप डॉक्टर्स के पास तड़पते हुए फिरेंगे। इमरान खान पूरी कौम का लीडर, इसका किसी को एहसास नहीं हो रहा। अल्लाह से डरें, ऐसा सवाल ना पूछा करें। सचमुच इसकी आंख का मसला है, ये प्लेट टेस्ट वाला ड्रामा नहीं है। वो इतना बड़ा लीडर है, जेल में पड़ा हुआ है, किसी को एहसास नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई टाउट पहुँच गया होगा जिसने अलीमा खान को प्रोवोक करने की कोशिश की और ऐसा सवाल पूछा है। राय साहब देखिए हाशमी साहब, कुछ साफ़ियों की ये ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कि उन्होंने इस किस्म के सवालात करने हैं, और कुछ साफ़ियों की जिनकी ड्यूटीज़ नहीं होती वो चाहते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ लगा दी जाएं। यानी कुछ साफ़ियों को तो मुतलका हल्के या ये जाली हुकूमत है उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपती है कि आपने इस तरह के ऊट पटांग सवालात करने हैं। कुछ की ख्वाहिश होती है कि ये बाकी जो टाउट बन गए हैं हम भी टाउट बन जाएं, तो वो भी इसी किस्म के ऊट पटांग सवाल, अगर उनको ज़िम्मेदारी ना भी दी गई हो तो वो उस तरह के सवालात करते हैं। अब इमरान खान साहब चूँकि एक बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, एक बहुत हाई प्रोफाइल सियासी कैदी हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात के सरबराह हैं। वो जमात जिसने आलमोस्ट 2/3 अक्सरियत से 2024 का इलेक्शन जीता बदतरीन हालात में भी, तो उनके मुतल्लिक जियो न्यूज़ ने और उसके बाद BBC उर्दू के ऊपर भी मैंने उनकी बीमारी के मुतल्लिक एक पूरी स्टोरी जो है और एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ये बताया गया कि ये एक संगीन बीमारी है और जो उनकी आँखों का मर्ज है इसके पीछे असल में जो बीमारी है उसकी तशख़ीस करना लाजिम है। तो BBC उर्दू कोई PTI की कोई वेबसाइट तो नहीं है या PTI का मीडिया तो नहीं है, तो ये तो ऑब्वियस है कि उनका एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए था। किसी भी कैदी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब तो एक साबिक वज़ीर आज़म है और आपका जो कानून है, जेल कवानीन जो हैं और जो रेगुलेशंस हैं वो भी ये कहते हैं कि ये इलाज मुआवजा आपका हक है। ये जो साफ़ी हैं जिन्होंने ये सवाल किया, शायद अगर वो ये सवाल करते, कंपैरिजन करते कि जब शर्जील मेमन बीमार थे तो वो कैसे एक हॉस्पिटल में चले गए जहाँ पर एक छापा पड़ा, साकिब निसार ने छापा मारा तो वहाँ से कुछ शहद की बोतलें बरामद हुई। फिर आसिफ अली जरदारी जब भी जेल गए तो कुछ अर्सा के बाद वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। इसी तरह ख्वाजा आसिफ जो हैं ये थोड़े दिन रहे जेल के अंदर, उसके बाद जो है ये हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। मियाँ नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे कुछ माह की बीमारी के बाद, उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए, लंदन चले गए। तो ये जो बाकी जितने भी सियासतदान हैं इनमें से कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसने ये 914 दिन 915 दिन लगातार इस तरह से जेल काटी हो और एक दिन के लिए भी उसने ये ना कहा हो कि मैं बीमार हूँ और मुझे हॉस्पिटल जो है शिफ्ट कर दें। ना ही वो कोई ऐसी पटिशन हाई कोर्ट के अंदर या किसी और अदालत के अंदर लेके गया हो। तो होना तो ये चाहिए था कि मेरिट के ऊपर तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इमरान खान साहब आखिर क्यों नहीं हाई कोर्ट्स के अंदर या किसी और कोर्ट के अंदर ये पटिशन लेके जाते कि उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए,
किसी हॉस्पिटल के अंदर उनको अच्छा, इसी हॉस्पिटल पे में ना- शिफ्ट किया जाए, इसी क्योंकि पे उनकी फैसला बीमारी भी होना संगीन है। है। अच्छा, इसी पे ना एक फैसला भी आज राज साहब होना है। कासिम खान और सुलेमान के हवाले से एक ट्वीट भी आया, उन्होंने हुकूमत के हवाले से कुछ बातें की, मैं इसको आगे चलकर बयान करूंगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हंगामी इजलास आज जुमेरात है ना राज साहब, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और क़यादत सारे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन्होंने जिन 6 लोगों के नाम दिए हैं, आप मुझे खुद से बताएं राज साहब, इतनी देर आपको हो गई है तहरीक इंसाफ, सारी खबरें आपकी नज़र से गुजरती हैं, आपने सही खबरों की नाकाबंदी की हुई है और कोई खबर आपसे बचती नहीं है। 6 नाम हैं, मियाँ गौस, जाहिर शाह, रुबीना नाज, अमजद अली शाह, जुल्फ़िकार अली भट्टी और वकार नूर। इनके नाम सुने आपने कभी पहले तहरीक इंसाफ में? किसी आप जानते हैं, किसी एक शख्स को जानते हैं? कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए? इनके नाम इन्होंने दिए हुए हैं कि ये जाकर खान साहब से मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई नहीं जा रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई क़यादत जो है वो अडाला के बाहर जाकर बैठेगी नहीं। आपने एक पूरा महाज खाली छोड़ दिया। और तहरीक इंसाफ ये क्यों कर रही है? अब तो सर इनको एक्सपोज करने की ज़रूरत भी नहीं, इन प्रॉक्सीज को। वो खुद जो हैं वो टीवी पर बैठकर अलीमा खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हार किसके पास था, वो भी मैं आगे चलकर स्टोरी बताता हूँ। लेकिन राज साहब, आज एक इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की असम्बली के मेंबरान, टिकट होल्डर्स, तंजीमी अहदेदार और तमाम विंग्स के अहदेदार जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। और ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कौन सा लाएमल बनाएगी, धरना होगा, मार्च होगा, क्या करना है। मुझे तो राय साहब मार्च के अलावा कोई हल नज़र नहीं आता। अगर आप एक तरह से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको ज़रा एक्सप्लोर करें। अगर आपने KPK बंद किया तो क्या इससे हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, बल्कि वो उसे अपने लिए एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और शायद कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप शटर डाउन हड़ताल करने के बाद पंजाब में, लाहौर में हुकूमत के ऊपर कोई असरअंदाज हो सकते हैं? तो उन्होंने तो वैसे छुट्टियां दे दी हैं, मार्केट्स बंद होंगी, लोग एंजॉय करेंगे। KPK के अंदर शटर डाउन हड़ताल करने से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ पे कोई प्रेशर डालने में कामयाब होगी? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि KPK में स्याह हो सफ़ेद हो, हुकूमत दोनों हाथ खड़े कर देती है, बल्कि सियासत करती है। यहाँ पे तो लोगों को घरों से निकाल कर कहा कि जनाब ऐसा कोई हुक्म नहीं हमने दिया था, तो सियासत वो करेंगे। तो राज साहब, दरमियानी रास्ता क्या बचता है? और ख़ासतौर पे 8 फरवरी से पहले 2-3 दिन रह गए हैं और इमरान खान की सेहत का मामला आ गया, और अब बताया जा रहा है कि अचकज़ई साहब भी प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहे हैं, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे। मैंने नून लीग में एक दोस्त से बात की कि क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन जो है रखे जा सकते हैं। लंदन में हमारे एक दोस्त ने हमें बताया राय साहब कि कायल किया जाएगा कि आप, यानी ये ऑप्शन डिस्कस हो सकता है। अब इसके ऊपर अचकज़ई साहब अमल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, अलग मामला है, कि आप 8 फरवरी की कॉल को वापस लें तो हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं। आपको लगता है ये कि राय साहब ऐसा कुछ होगा, या ये ट्रक की बत्ती है? क्योंकि नून लीग वाले कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ये भी मैं चाहूँगा इसे ज़रा एक्सप्लोर करें। और फिर दूसरी तरफ जो तारिक फजल चौधरी साहब है, उन्होंने कह दिया कि 8 फरवरी को हम मुलाकातों का सिलसिला जो है वो उसके बाद बहाल कर देंगे। बुशरा बीबी की अपने अहले खाना से मुलाकात होगी, और मुलाकातें तवक्को की जाती हैं कि करवाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात में अपोजिशन और इमरान खान का मौक़िफ़ भी सुनेंगे, और अगर ये अमूर खुश उसलूबी से हल हो गए तो मुल्क की तरक्की राह में हायल रुकावटें दूर हो सकते हैं। कौन सी तरक्की में रुकावट है? वो तो ये पूरा कुंबा है जो रुकावट है ऐसा। देखें हाशमी साहब, एक तो महमूद खान अचकज़ई की जो मुलाकात है शहबाज शरीफ के साथ, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। ये 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी और आगे जाके जो एक पोटेंशियल फाइनल कॉल आनी है, ये उसका टेम्पो और उसका मोमेंटम तोड़ने के लिए एक कोशिश है और एक साजिश है। क्योंकि शहबाज शरीफ के पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान साहब के हवाले से कोई यकीन दहानी करवा सकें। यानी वो ये यकीन दहानी भी नहीं करवा सकते कि हम इमरान खान साहब से या PTI के साथ कोई मुज़ाकरात करेंगे। सर, धोखा तो दिया जा सकता है जी। मैंने कहा साहब, धोखा तो दिया जा सकता है ना जी। धोखा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो मुलाकात है ये टाइम गेन करने की एक कोशिश है, और 8 फरवरी के एहतजाज को सिर्फ इस बात के लिए या इस मकसद के लिए मुलतवी नहीं किया जाना चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी। यानी इतना नॉर्मलाइज कर दिया है इन्होंने
इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने के मामले को कि पीटीआई के लिए एक हदफ बना दिया गया है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए तो पीटीआई के लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करें कि देखें हमने कामयाबी हासिल कर ली है। ख़ास तौर पर इसके अंदर पीटीआई के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहते, जो इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद करते हैं, मिसाल के तौर पर बैरिस्टर गौर जैसे लोग, मिसाल के तौर पर अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोग, जो कि नहीं चाहते कि इस तरह की कोई एहतजाजी सियासत हो, तो वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात का मुतालबा हम रख दें और उसके बदले में ये फ़ाइनल कॉल मुलतवी कर दें, हम 8 फरवरी का एहतजाज मुलतवी कर दें और फिर अपने वर्कर्स को ये बताएं कि देखिए हमने इमरान खान साहब से मुलाकात हासिल कर ली है। लेकिन अगर सपोज़ 8 फरवरी का एहतजाज कॉल ऑफ करने से इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? क्या इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब के जो केसेस पेंडिंग हैं, जो उनकी अपील्स जो हैं वो फिक्स ही नहीं हो रही, क्या वो फिक्स हो जाएंगी समातों के लिए? इसका जवाब है नफ़ी में। तो इसलिए ये महमूद खान अचकज़ई की जो एक एक्सरसाइज है मुलाकात की, ये शरीफ ख़ानदान का वतीरा है, ये इनका वतीरा है। मैंने खुर्शीद शाह का जब इंटरव्यू किया था बतौर साफ़ी, और उस वक्त मैं दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ था, तो उन्होंने कहा था कि ये नून लीग जो है ये जब मुश्किल वक्त हो तो ये आपके पाँव पड़ जाती है और जब मुश्किल वक्त निकल जाए तो ये आपके गले पड़ जाती है। तो इनको लगता है कि 8 फरवरी थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल वक्त होगा और अगर फाइनल कॉल दे दी, उसकी तारीख का ऐलान कर दिया, डी चौक के अंदर इन्होंने धरना वगैरह दे दिया, तो वो तो बहुत ही मुश्किल वक्त आएगा। तो इसलिए अब ये पहले सुहेल आफरीदी को भी मुलाकात के लिए वक्त दे दिया, उनके साथ मुलाकात हो गई, अब ये महमूद खान अचकज़ई को भी मुलाकात के लिए वक्त दे दिया। लेकिन अमली तौर पर ये एक ट्रैप है, इस ट्रैप के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए और एक मुलाकात के बदले में ये जो 8 फरवरी की कॉल है या आगे जाके जो फाइनल कॉल है, इसको बिल्कुल मुलतवी नहीं करना चाहिए अनलेस अनटिल इस्टेब्लिशमेंट इस मुज़ाकरात के मामले में ऑन बोर्ड हो और ठोस TORs हों और वो TORs इमरान खान साहब की रिहाई पर मबनी हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक और खबर है साहब जो तारिक फजल चौधरी ने कही कि 8 फरवरी, इसमें भी हमें को लगता है कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, ये सिर्फ दिखावा है और एक महाज क्रिएट किया गया सुहेल अफरीदी के हवाले से। राय साहब, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहाँ पे लड़ाई हो रही है। मोहम्मद रियाज उनके कोऑर्डिनेटर थे, तो MNA जिनको वो कहते हैं कि आपने हर हाल में पहुँचना है, तो वो आगे से धमकियाँ लगा रहे हैं कि भाई तुम होते कौन हो और किसके कहने पर हुक्म जारी कर रहे हो। तो ऐसा ज़रूर लगता है। रात जो लास्ट टाइम एक वीडियो आई थी जिसमें अचकज़ई साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें ना, ये जो बैरिस्टर गौहर थे और फिर दूसरे सलमाना कमराजा और सुहेल अफरीदी की, तो अंदाज़ा ये होता है कि शायद ये नाराज़ हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने अपना जो बॉडी लैंग्वेज से पैगाम ज़रूर दिया पाकिस्तान की आवाम को कि भाई हमारे जो बड़े हैं ये हमारी बात नहीं मान रहे। दूसरी तरफ जो MNAs हैं वो भी एक बागी ग्रुप जो है, वो जिसको कुर्सी की लालच थी या जो इमरान खान के तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरा और उसको कुर्सी नहीं मिल सकी, वो साजिशें कर रहे हैं। राय साहब, अब हुआ ये है कि कोऑर्डिनेटर साहब के खिलाफ एक पूरा महाज क्रिएट किया गया है और दूसरी तरफ दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, ज़ाती नॉलेज का एक्सेस दिया जाए आज का जो एजेंडा है, और दूसरा लॉन्ग मार्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है, वहीं पर कासिम ने एक ट्वीट की पाकिस्तान आने के हवाले से। चले, ये तो सारी सियासी कोशिशें हैं ना, इन बच्चों का क्या कसूर है? कासिम ने ट्वीट में लिखा कि मेरे भाई और मैं पाकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं ताकि अपने वालिद से मुलाकात कर सकें। हमारे वालिद को उन 2914 दिनों से तन्हाई में रखा हुआ है। कैद तन्हाई में उनको रखकर क्या साबित करना चाहते हैं, जहाँ उनकी सेहत मुसलसल ख़राब हो रही है और उन्हें आज़ाद और गैर जानिबदार तिब्बी सहूलत तक रसाई महरूम रखा गया। अब हुकूमत जानबूझकर हमारे वीज़ों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं कर रही। किसी कैदी को इलाज से महरूम रखना सरासर जुल्म है और इसके बच्चों को अपने बाप से मिलने के हक से महरूम करना इज्तिमाई सज़ा के मुतरादिफ है। मैं आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों और दुनिया भर की हुकूमतों से अपील करता हूँ कि वो इस मामले पर आवाज़ उठाएँ और फौरी अमली इक़दाम करें, इससे पहले कि कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाए। कासिम खान को वीज़ा इन्होंने नहीं दिया और इनसे क्या डर है? इनको तो वीज़ा दे देना चाहिए। राय साहब, इनको भी वीज़ा जो है वो नहीं दिया जा रहा। अलीमा खान से डर ये कि वो पॉलिटिकल पैगाम पर लाकर देती हैं। इनसे क्या डर है कि खान साहब कहेंगे कासिम आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुम संभालो? ये खौफ है राय साहब?
देखें, इस हुकूमत को भी पता है कि जब इमरान खान साहब के बेटे आएंगे तो उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि इमरान खान साहब के साथ मिलें, और ज़ाहिर है कि वो उनके वालिद हैं और दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, इस्तराब होगा। और 914 दिन जो है ये ऑलमोस्ट अब 3 साल की तरफ बढ़ रहा है, ये जो आपका काउंटर है। तो 3 साल से अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई, ऑलमोस्ट 3 साल से, तो ज़ाहिर है कि उनका हक बनता है ये मुलाकात करने का। हुकूमत को पता है कि इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अब आप तहरीक इंसाफ के वारिस हैं और तहरीक इंसाफ की किसी कैंपेन को आप लीड करें या मेरे बाद आप लीडर हैं, ये जाली हुकूमत को पता है। लेकिन इनका ये ख्याल है कि एक तो जब उनकी मुलाकात होगी, जब वो पाकिस्तान आएंगे, तो एक नया मोमेंटम जो है ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और सपोर्टर्स का बनेगा। दूसरा, जो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और इमरान खान साहब उनको बताएंगे कि उनके साथ किस किस्म की बर्बरियत की गई, क्या सलूक किया गया, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरव्यूज़ देंगे। इंटरनेशनल लेवल पर वो इसके मुतल्लिक आवाज़ उठाएंगे, उनके पास फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी कि उनके वालिद के साथ क्या कुछ किया गया। तो इससे भी ये खौफजदा है। हालांकि उनके जो इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ हैं वो तो पहले भी चल रहे हैं और इनको पता है कि उनकी मुलाकात से कोई तहरीक इंसाफ कोई ज़्यादा मकबूल या कम मकबूल नहीं होगी, यानी उसकी मकबूलियत का जो पैमाना है ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। लेकिन इनकी खौफजदगी है, इस कदर खौफजदगी है कि ये चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान ना आएँ और पाकिस्तान में आके अपने वालिद के साथ जो है मुलाकात ना कर सकें। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये तो एक इज्तमाही सज़ा है। इज्तमाही सज़ा किसे कहते हैं? अगरचे इमरान खान साहब तो कसूरवार नहीं है, उनके ऊपर जाली केसेस बनाए गए हैं, ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इदारे, इंसानी हकूक़ और कानून से जुड़े जो आलमी इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं। अब इज्तमाही सज़ा ये होती है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने जुर्म कर दिया है, अगर जुर्म कर भी दिया है, अगर उसने जुर्म किया वो साबित हो जाए तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जंगली माशरों के अंदर ये होता था कि उसकी पूरी फैमिली को सज़ा दे दी जाए, उसकी पूरी फैमिली को सज़ा दे दी जाए। तो ये उस जंगली माशरे की इन्होंने यादें तो पहले भी ताज़ा की हुई थी कि अब ये पूरी फैमिली को एक इज्तमाही सज़ा दे रहे हैं कि अब उनके बेटों को अपने वालिद के साथ नहीं मिलने दे रहे। ज़ाहिर है कि ये उनके लिए भी एक सज़ा है, बहुत बड़ी ये एक ज़हनी कर्ब है कि पता नहीं हमारे वालिद के साल में। इससे पहले ये अफवाहें भी आती रहीं इंडियन मीडिया और अफ़गान मीडिया की जानिब से कि खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ हो गया है या उनकी जान ले ली गई है, जिसका जिक्र खुद उनके बेटों ने आलमी सतह पर इंटरव्यूज़ के अंदर किया। तो ये बहरहाल सब कुछ इस हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। लेकिन इसके अंदर पीटीआई का जो फोकस है वो रहना चाहिए फाइनल कॉल पे। अगेन जब मैं बार बार ये बात करता हूँ कि फाइनल कॉल डी चौक के अंदर होनी चाहिए, एक लॉन्ग मार्च की सूरत में होना चाहिए, एक दिन का इवेंट नहीं होना चाहिए, ये एक धरना होना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि 8 फरवरी को केपी को बंद कर देंगे और उससे कोई इस हुकूमत पे इतना प्रेशर आएगा कि वो मुज़ाकरात करेगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या ये मुज़ाकरात करेंगे? इसके अंदर ना एक दलील ये भी है कि आपने मोबिलाइजेशन तो देखी है, आवाम निकलती है, लेकिन उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? अब जब तक मार्च नहीं होगा राय साहब, अडयाला या फिर डी चौक या इस्लामाबाद, ये प्रेशर नहीं बन पाएगा। देखें, जब मार्च होगा तो हमें ये याद रखना चाहिए कि 2024 का जो मार्च था नवंबर वाला, उसमें अली अमीन गंडापुर उस मार्च को लीड कर रहे थे और अली अमीन गंडापुर बेदिली से उस मार्च को लीड कर रहे थे। लेकिन जो कारकुन थे उसके बावजूद, यानी एक बेदिल क़यादत के बावजूद, कारकुन कितने पुरजोश थे कि वो गोलियां खाने के बावजूद डी चौक पहुंच गए थे। डी चौक में तो उन पर दोबारा गोलियां बरसाई गई ना, उससे पहले भी रास्ते में भी जब उन्होंने अटक पुल क्रॉस किया तो इस्लामाबाद आते आते एक फायरिंग का फेज़ उससे पहले हो चुका था, उनके ऊपर आंसू गैस के शेल बरसाए गए। तो एक ऐसी क़यादत जो कि नीम दिली से उस एहतजाज को लीड कर रही थी, उसके बावजूद कारकुन आ गए। तो अब तो सहेल आफरीदी जैसे जोशीले लीडर, मज़ामती लीडर, जिन्होंने लाहौर के अंदर, सिंध के अंदर, कराची के अंदर अपना लोहा बनवाया है, वो इस एहतजाज को लीड करेंगे। तो ये कहना कि लोग नहीं निकलेंगे या ये कहना कि हमें खौफ है कि लोग ना निकलें, ये बात मुकम्मल तौर पर गलत है।
ये कॉल दें, फाइनल कॉल, एक पुरअमन एहतजाज की कॉल। आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा लोग निकलेंगे और डी चौक पर भी आएंगे, डी चौक पर धरना भी देंगे। और अगर डी चौक पर सिर्फ 25-30 हज़ार लोग भी धरना दे दें तो ये हुकूमत घुटनों के बल जो है ये मुज़ाकरात करेगी इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।